हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीणा, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें कुछ पिछले वीडियो में कुछ बाकी रह गया था, क्रमशः उसी के अंतर्गत है कि जन प्रतिनिधित्व के आधार पर मतदाताओं के मूल्य निर्धारण, मतों की संख्या। भारत के राष्ट्रपति को जिस निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, उस निर्वाचक मंडल के सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। व्यवहार के अंतर्गत स्थिति यह है कि लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य लगभग 10 लाख निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा का सदस्य लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का सदस्य केवल कुछ हजार जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान नहीं होता। प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या निम्न सिद्धांतों के आधार पर निश्चित की जाती है। पहला, भारतीय संघ के कुछ राज्यों, विशाल राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ राज्यों, छोटे राज्यों या संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात में निश्चित होता है जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, सिद्धांत यह अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र तथा राज्यों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के लिए के जितने मत हो उतने ही मत संसद सदस्यों द्वारा दिए जाने चाहिए। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या निश्चित करने के सूत्र फार्मूले इस प्रकार हैं। किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या मूल्य बराबर राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000। दूसरा, संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या, संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या मूल्य बराबर समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। मतों की गणना के संबंध में उपयुक्त सूत्र और प्रक्रिया को इस उद्देश्य से अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में समस्त राज्यों के प्रभाव में जनसंख्या के आधार पर एक रूपता रहे। समस्त राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद के बराबर प्रभाव प्राप्त रहे। समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्याओं का योग भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः यह उचित है कि इन दोनों पक्षों को, जो समान रूप से भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में समान शक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार के मतों के मूल्य के आधार पर मतों की गणना की जाती है और यदि प्रथम वरीयता के मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को जीत के लिए आवश्यक 50% से अधिक मत नहीं मिलते हैं तो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना कर उसके आधार पर चुनाव का निर्णय किया जाता है। अगस्त 1969 में भारतीय राष्ट्रपति का जो 5वां चुनाव हुआ, केवल उसमें ही द्वितीय वरीयता की मतों की गणना भी आवश्यक हो गई थी। राष्ट्रपति के चुनाव की समस्त प्रक्रिया को समझने के लिए की दृष्टि से कुछ चुनाव परिणाम को देख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है
कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों होता है? प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष इसलिए होता है संविधान सभा में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ था। कुछ सदस्य चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन ही लोकतंत्र के अनुकूल होगा। इस प्रकार से निर्वाचित व्यक्ति ही उचित रूप से भारत राष्ट्र के प्रधान के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई, क्योंकि भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका सत्ता उत्तरदायी मंत्रिमंडल के हाथ में रहती है। अतः इस व्यवस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति की स्थिति बेमेल हो जाती। श्री संथानम के शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये महसूस किया गया कि जब राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मात्र बनाना है तो फिर उसे प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करना व्यर्थ का परिश्रम होगा। संविधान सभा में यह आशंका भी प्रकट की गई कि ऐसी आशंका करना उचित ही था कि शायद प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्र का केवल औपचारिक प्रधान बना रहना स्वीकार न करे और उस स्थिति में उसका मंत्रिमंडल से संघर्ष हो सकता है, जिसका परिणाम संवैधानिक द्वंद्व होगा। संविधान सभा के सामने विकल्प था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के सदस्यों द्वारा ही किया जाए, किंतु इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया गया कि संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति बहुमत दल का प्रतिनिधि मात्र बना रहेगा। वह न तो स्वतंत्र राष्ट्रपति होगा और न राष्ट्र का प्रतीक। राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय सरकार का वरन संपूर्ण भारत राष्ट्र का प्रधान होगा। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि जो संविधान में दी गई है अपनाई गई है। धन्यवाद बच्चों।